उस रात वो सो नहीं सका। सुबह जब वो वापस इस्तांबुल आया तो सर दर्द से फट रहा था। जौहर जाकर उसने अपने लॉकर में यूएसबी फ्लैश रखी और फिर वापस रेस्टोरेंट आ गया। पूरी रात की बेदारी के बाद अब वो पिछले कमरे में एक सोफे पे बैठा और सर सोफे की पूंछ से लगाया ही था कि नींद से आंखें बंद होने लगी। अभी उससे नींद में गए चंद मिनट ही गुजरे थे कि मोबाइल बजने लगा। बातिक्कत उससे आंखें खोली, सीधा हुआ और जेब से फ़ोन निकाल कर देखा। एक्सचेंज स्टूडेंट कॉल कर रही थी। एक तो ये एक्सचेंज स्टूडेंट ठीक से चैन भी नहीं लेने देती। एक लम्हे के लिए जिहान ने सोचा कि नज़रअंदाज कर दे, फिर पता नहीं क्यों वो नहीं कर सका और कॉल उठा ली। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त सो रहा है। बराए मेहरबानी काफ़ी देर बाद रब्ता करें, शुक्रिया। वो बोला तो उसकी आवाज़ हुमार आलूदा थी। जिहान उठो और मेरी बात सुनो, वो चिल्ला कर कह रही थी। वो चाहती थी जिहान अभी इसी वक्त टॉक्सी में मरमरा होटल पहुंचे। सुलेमान मामू के कोई दोस्त आए हुए थे और वो बहुत सख्त कबीदा खातिर हुआ। मैं नहीं आ रहा, मुझे आराम करने दो। जवाब में वो बेहद खफा हुई और अपना पसंदीदा जहन्नुम में जाओ बोलकर फ़ोन रख दिया। जिहान ने सर फिर से सोफे की पुर्ज से टिकाकर आंखें मूंद लीं, मगर अब नींद का आना नामुमकिन था। कुछ देर बाद हया का फिर मैसेज आया। उसे ब्लू मॉक्स बुला रही थी। उसको जवाबी टेक्स्ट करके छेड़ते हुए वो उठा, शर्ट बदली, चेहरे पर छींटे मारे और चाबी उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। हया ने मैसेज पे ब्लू मॉक्स का कहा था और नीली मस्जिद के बाहर के सब्ज़ार पे बेंचों पे ही वो उसे दूर से नजर आ गई। एक लम्हे के लिए वो उसे वाकई पहचान नहीं पाया था। हया ने सर पे दुपट्टा ले रखा था, गहरे सब्ज रंग का दुपट्टा, जिसको वो मुस्तकिल चेहरे की गिर ठीक कर रही थी। चूंकि उसे दुपट्टा लेने की आदत नहीं थी, इसलिए वो बार बार सर से फिसल जाता था। नीली मस्जिद के बाहर कबूतर फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। कितनी ही देर तो वो मंजर को ठहरा कर देखे गया। एकदम से उसे कुछ याद आया था। जब वो इंडिया में था और उस बुक स्टॉल के साथ वो लड़की मिली थी जिसे जाहिर है उसके अपनों ने ही भेजा था, और वो उसे उस अफसर का नाम दिखा गई थी जो उसकी मदद करेगा, और बाद में उसी की मदद से वो जेल से फरार हुआ था। उस लड़की के सर पे भी ऐसे ही सफ़ेद दुपट्टा था, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जैसे अली करामत की मम्मी थी, जैसे आने कुल की बेटियां थीं, और अब जैसी उसकी बीवी थी। यही तो चाहा था उससे कि उसकी बीवी ऐसी हो, भले वो चेहरा ना ढके मगर बाकी हर तरह से खुद को ढके। और आज उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थीं। उसको भी एक मर्रा जमीला मिल गई थी, और तभी उसकी निगाह हया के मुकाबिल बैठे नौजवान पे पड़ी। ओह! रेस्टोरेंट से वो फ्राइंग पैन क्यों नहीं लाया? आखिर ये शख्स यहाँ क्या कर रहा था? एक लम्हे के लिए तो उसे शदीद गुस्सा चढ़ा, मगर जब उसने दोबारा हया को देखा तो जैसे बहुत से मनाजिर उसकी एक मंजर की रोशनी में गायब हो गए। टावर की मेहंदी की वीडियो, हया को उस आदमी की कार में बैठना, बारिश में सिर्फ कोट में टॉक्सिन पे चलती लड़की, सारे मनाजिर गायब होते गए, ऐसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। पीछे सिर्फ एक मंजर बचा, बार बार चेहरे के गिर दुपट्टा ठीक करती हवा और उदास सी बैठी लड़की, जो ज़रा गुस्से से सामने बैठे शख्स को कुछ कह रही थी। जब वो उनके करीब आया तो वो चौंकी और एकदम उसका चेहरा जैसे खिल उठा। वो हैरान थी और खुश भी। वो इतनी बेख्तियार होकर उठी कि मोबाइल जो शायद उसकी गोद में था जोर से नीचे जा गिरा। जी हाँ, ये अब्बा के दोस्त के बेटे, वो तारुफ करवाने लगे। अब वो क्या बताता कि वो इस आदमी को पहले से जानता था, मगर वलीद को वो ज़रूर कुछ बताना चाहता था। सुलेमान मामू और हयात से बहुत ही अपनायत से बात करने के बाद उसे लगारी साहब की सवाल निगाहों के जवाब में मुस्कुराते हुए ही अपनायत से सारे रिश्तों की वजाहत एक ही फिक्रे में कर दी। मैं जिहान सिकंदर हूँ, सुलेमान मामू का भांजा और दामाद, हया का हस्बैंड। और उस एक फिक्रे ने उसके अपनों को जो हैरत भरी खुशी अता की। उसे सुलेमान मामू का दामाद और भांजा और हया का हस्बैंड बिलाखिर ये बात जान गया कि वो सब ये रिश्ता चाहते थे। सारी नाराज़ियाँ दूर हुईं, सारे गिले ख़त्म हुए। उसे अपनी बीवी को उस शख्स के सामने मान दिया जिसके और उसकी बीवी के दरमियान कुछ कभी रहा ही नहीं था, हो ही नहीं सकता था। शाम को जब मामू और मम्मी लॉन्च में थे, वो किचन में हया की मदद करवा रहा था, तब उससे हया का प्लान जानने की कोशिश की। वो उसे तुर्की से भेजना चाहता था, मगर हया ने अभी कुछ तय नहीं किया था कि उसे तुर्की में रहना है या किसी दूसरे मुल्क। जिहान ने लंदन जाने के बाबत पूछा। नीली मस्जिद में उसके इतराफ़ के बाद वो अभी तक ज़रा शशटर थी, सो फौरी फैसला नहीं कर सकी। अम्मी और अब्बा को लंदन में सेटल कर रहा था। अगर हया लंदन जाने पे राज़ी हो गई तो वो उसे उनके साथ लंदन भेज देगा,
लेकिन अगर वो राज़ी नहीं होती तो वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगा। शाम को उनकी मंगनी हुई। मम्मी को जैसे पता चला कि उसने सबके सामने एतराफ़ किया है, वो खुशी से 2 अंगूठियाँ निकाल लाईं, जो उन्होंने इस मौके के लिए अरसे से सँभाल रखी थीं। वो वाक़ई उस रोज़ मुतमईन था। जब रात में वो मामू को छोड़कर घर वापस आया, तो उसका इरादा अपनी बीवी के साथ अच्छी-सी कॉफ़ी पीने और कोई अच्छी-सी मूवी देखने का था। फैमिली वाला एहसास बहुत अरसे बाद दिल में जागा था। वो इस एहसास को जीना चाहता था, मगर इससे कबल हयात ने उससे बुरी खबर सुना दी। तुम्हारे लिए फ़ोन आया था, कोई लड़की थी, नाम तो नहीं बताया, मगर कह रही थी तुम्हारा पार्सल उसे नहीं मिला, किसी गलत एड्रेस पे चला गया है। और किसी ने वाक़तन उसका साँस रोक दिया। उसका घर एक सेफ हाउस के तौर पे इस्तेमाल होता था। वो जानता था वहाँ शाम से एक कॉन्टैक्ट की कॉल ही आ सकती थी और उसको पार्सल ना मिलने का मतलब बहुत वाज़िह था। जो कुछ उससे यहाँ से भेजा था, वापस नहीं पहुँचा था, बल्कि किसी गलत एड्रेस पे चला गया। उसे 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पैगाम को डिकोड किया। उसका भेजा हुआ लड़का उमर वापस नहीं पहुंचा था, बल्कि गिरफ्तार हो गया। तो यकीनन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसीलिए पैगाम उसके घर छोड़ दिया गया। ऐन मुमकिन था पैगाम जिसने भेजा हो वो भी जल्दी जल्दी अपनी जगह से पैकअप करके निकल रही हो। खुदाया ये क्या हो गया था। उसका लड़का पकड़ा गया था। जेल, तशद्दुद, अजियत, उसके हर तरफ वही तंग तारीख सेल छाने लगा। ऐसे में कॉफ़ी, मूवी सब फसूल था। पूरी रात वो उसी सोफे पे बैठा हैंडलर की कॉल का इंतज़ार करता रहा, मगर कॉल नहीं आई। 2 रातों की बेख्वाबी के बाद सुबह तक उसकी आंखें सुर्ख पड़ने लगी थीं, मगर वो वहीं बैठा रहा। हर कोई जेल से फरार नहीं हो पाता। लोग परसों जेल में सज़ा और तशद्दुद काट कर वहीं खामोशी से जान दे देते हैं। एक और स्पाई ज़ाया हो गया, एक असासा ज़ाया हो गया। उसकी अज़ियत की कोई हद नहीं थी। उस सारे अरसे में हया का ख्याल उसके ज़हन से बिल्कुल निकल गया। सुबह होते ही वो वापस चली गई। रिहान ने रोका भी नहीं। उसके पास करने को बहुत से दूसरे काम थे। अगले रोज़ वो ब्यू करता चला गया। हया, पज़ल बॉक्स, जवाहर का लॉकर, उसने सब कुछ ज़हन से झटक कर खुद को होटल ग्रैंड में मसरूफ़ कर लिया। रेस्टोरेंट में उसे बता दिया था कि अगर उसकी दोस्त हया शाम में आए तो कहना जिहान जल्दी उठकर चला गया है। अगर सुबह में आए तो कहना वो आया ही नहीं। चंद रोज़ वो वाकई नहीं आई। उमर की गिरफ्तारी की भी तस्दीक हो गई। फिर उन्हीं दिनों वो बिलाखिर खुद को राज़ी करके अनकरा ले आया। यहाँ उसे अपना चेकअप करवाना था। सर का बदतरीन दर्द जो सर से होता हुआ गर्दन तक जाता, उसे अब उसका इलाज चाहिए था। जेल से रिहा होने के बाद उससे गर्दन की एक तरफ का एमआरआई करवाया था, मगर ब्रेन एमआरआई उससे नहीं करवाया था। अपना दर्द उससे हर जगह छुपाया था। तब इतनी तकलीफ़ होती भी नहीं थी। ये वक्त के साथ साथ बढ़ी थी। 5 साल जिहान ने इस अजियत के साथ गुजारे थे। अब बिलाखिर वो उसका सामना करना चाहता था। एमआरआई से कब सादा एक्सरे से ही सारा मामला साफ हो गया। उसको एक्सरे दिखाने से कब डॉक्टर ने पूछा था। क्या कभी तुम्हारे सर पे कोई चोट आई थी? कोई एक्सीडेंट जिसमें सर किसी चीज़ से टकराया हो? हाँ, मेरी लड़ाई हो गई थी कुछ लोगों से। उन्होंने मुझे सर पे एक तले की तरह की चीज़ से मारा था, जिससे सर से खून भी निकला था, मगर खून इतना ज़्यादा नहीं था। आंख के करीब जख्म हुआ था, जिससे थोड़ा सा खून निकलकर कनपटी तक ही गिरा था। मुझे अफसोस है, लेकिन साथ ही डॉक्टर ने उसका एक्सरे उसके सामने रखा। शायद जिस चीज़ से उन्होंने तुम्हें मारा था उस पर छोटी सी कील लगी हुई थी, 1.1 इंच की कील, जो तुम्हारी आंख के करीब घुस गई थी। उससे बेख्तियार आंख के करीब चेहरे पे हाथ रखा। वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ पिछले 5 वर्ष से रह रहा था और उसे कभी पता भी नहीं चल सका। अब क्या होगा? उसे समझ नहीं आया कि वो माजी का अफसोस करे या मुस्तकबिल के लिए परेशान हो। उसे वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमें सर्जरी करके ये फॉरेन ऑब्जेक्ट रिमूव करना पड़ेगा, मगर डॉक्टर मुझसे सबसे सरोका आप बता दें जो भी बताना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। बामुश्किल उससे खुद को कंपोज कर लिया था। देखिए, मेडिकल हिस्ट्री में बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लोग बरसों फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ रहते हैं और उन्हें इल्म भी नहीं होता। वो आदमी जिसके गले के करीब चाकू का फल, और मेरा मतलब है वाकई चाकू का फल, घुस गया हो था, 4 वर्ष तक उसको इल्म ही नहीं हो सका कि उसके गले में कुछ है। और जर्मनी की एक औरत 30-35 वर्ष की, अपने ब्रेन में 8 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल लिए रही। सर्जरी से ऐसी बहुत सी चीज़ें निकाली जाती रही हैं, मगर वो फिर रुका। ये नन्ही सी कील तुम्हारी ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल साथ फंसी है। चंद मिलीमीटर भी आगे पीछे होती तो तुम अंधे हो जाते। अब इस सर्जरी का कम से कम मैं रिस्क नहीं ले सकूंगा। इसकी कामयाबी का चांस बहुत कम
और तुम्हारे अंधे होने का चांस ज़्यादा है। वह खामोशी से आता निचला दांत से दबाए सुने क्या। कुछ भी वो सोचता था वो बहुत खुशकिस्मत है कि वो बगैर किसी मुस्तकिल इंजरी के जेल से बाहर आ गया और फौज के लिए नकारा नहीं हुआ। मगर वो गलत था। जेल अफसरान ने उसे पहले दिन कहा था कि कोई उनकी जेल से मुर्दा या अपाहिज हुए बगैर नहीं जाता। वो ठीक कहते थे, वो बिल्कुल ठीक कहते थे। फिर मैं क्या करूं? कुछ देर बाद उससे पूछा तो डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम दूसरी राय के लिए किसी और के पास जा सकते हो। बाहर चले जाओ, जर्मनी बेहतर रहेगा। यकीनन कोई मुझसे अच्छा सर्जन ये रिस्क लेने पे तैयार हो जाएगा। वो रात बहुत तकलीफ दी थी। एक तरफ ये सर दर्द और अब नक्सीर फूटना और दूसरी तरफ अंधे होने का खदशा। वो किसका इंतखाब करे? क्या इस कील को सर में पड़े रहने दे या फिर निकलवाने का खतरा मोल ले ले? और अगर वो अंधा हो गया या अपाहिज तो क्या होगा? कैरियर ख़त्म, मुल्क की खिदमत ख़त्म, हुकूमत का लाखों रुपया खर्च करके उसको तरबियत दिलाना ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म। सुबह वो सीधा रेस्टोरेंट आया। आज पहली दफ़ा उसका दिल किसी काम के लिए नहीं जा रहा था। ज़िंदगी पहले भी बेयकीन थी, मगर अब तो मज़ीद बेयकीन हो गई थी। करियर का ख़त्म होना उसके लिए ज़िंदगी के ख़त्म होने के बराबर था। मगर फिर भी वो ये रिस्क ले गया। खतरा लिए बगैर भी कोई ज़िंदगी होती है भला? जिहान भाई, वो आपकी दोस्त आई थी रात को। काउंटर पे उस वक्त ही बैठने वाले लड़के ने बताया तो वो चौंका। हया, क्या कह रही थी? अपनी दोस्त के साथ आई थी, आपका पूछा फिर चली गई। काफ़ी देर बाद दोनों दोबारा आई। उनके शायद कोई पीछे लगा हुआ था। उन्होंने बैकडोर का रास्ता मांगा, फिर वो वहीं पेंट्री में बैठी रहीं। 1 बजे वो पीछे से ही निकल गई। और कुछ? और पाशा बेबी आए थे। अब की बारी वो पूरी तरह चौंका। क्या कह रहा था वो? आपका इंतज़ार कर रहे थे, यहीं दरवाजे के पास कुर्सी पे बैठे रहे। अच्छे मूड में नहीं थे, आपसे मिलना चाहते थे। क्या वो दोनों लड़कियां उसकी मौजूदगी में आई थीं? बहुत दिन अपने मसलों में उलझने के बाद आज उसे हया की फिर से फिक्र हुई थी। जी, वो दोनों दरवाजे के पास खड़ी बातें कर रही थी। वो साथ ही बैठे थे। उन्होंने चेहरे के आगे अखबार कर रखा था। मुझे नहीं लगता कि दोनों ने एक दूसरे को देखा होगा। फिर जब वो दूसरी तरफ दफा आई तब तक वो जा चुके थे। अच्छा। वो मुतमईन होकर अंदर चला गया। आशा बे ने हया को देख लिया हो तब भी वो हरगिज़ नहीं जान सकता था कि वो जिहान की बीवी है। उसे जानना भी नहीं चाहिए था। कमज़ोरियों को कैसे पकड़ा जाता है जिहान से बेहतर कौन जानता था। इसलिए कोई उसकी अपनी कमज़ोरी पकड़े ये वो नहीं चाहता था। बस अब वो जल्द अज जल्द हया को यहाँ से भेज देगा। इस्तांबुल गैर महफूज था, कम से कम उसकी फैमिली के लिए। मगर उसे वापस भेजने से कब ज़रूरी था कि वो अपना पज़ल बॉक्स खोल ले और लॉकर भी। वहाँ मौजूद गार्ड को उसे हिदायत दे दी थी, जब भी कोई 9 नंबर का लॉकर खोलने आएगा गार्ड उसके नंबर पर एक मैसेज कर देगा। चंद पैसे लेकर गार्ड इस काम के लिए राज़ी था और अभी तक लॉकर खोलने कोई नहीं आया था। जब वो दोबारा प्यू अदा गया तो उससे अपनी अलमारी चेक की। पज़ल बॉक्स वहाँ नहीं था। वो आयशे ने रख लिया या हया तक वापस पहुँच गया, यही पूछने के लिए उससे बहारे को बुलाया। वो सर झुकाए ऊपर आई और साफ साफ बता दिया कि पज़ल बॉक्स उसने हया को दे दिया है। चंद लम्हे वो कुछ कह नहीं सका। उसका अंदाज़ा ठीक था। बहारे कुल आयशे से राज नहीं रख सकती थी, लेकिन उसने सबसे पहले आयशे को बताया होगा। उसने बहारे पे गुस्सा नहीं किया। गुस्सा होने वाली बात ही नहीं थी। वो उसके सामने अपने पंजे के बल बैठा और उससे अपने राज के बारे में पूछने लगा। फिर तो मुझे तुम्हारे दूसरे वादे का भी इतबार नहीं करना चाहिए। और अब तो उसे उस वादे की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो उस पाक स्पाइक को जनाजा नहीं दे सका था जिसको उसके अब्बा ने के साथ दफनाया था। मगर शायद बहारे उसको जनाजा दे सके। ये अलग बात थी। कवर ब्लो होने पे सब लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, मगर बहारे मिस्र थी कि ऐसा नहीं होगा। पूरा आधा लाड़ बल्कि पूरा तुर्की तुम्हें छोड़ दे, मगर बहारे कुल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मगर बहारी गुल के चेहरे पे शदीद गुस्सा उभर आया जब जिहान ने उसके नए दोस्त का जिक्र किया। वो हया को बहुत पसंद करती थी, मगर अब्दुल रहमान उसमें दिलचस्पी रखता है, ये बात उसको पसंद नहीं थी। वो अपने कज़न को पसंद करती है और उसका कज़न बहुत हैंडसम है। उससे अपने तौर पे अब्दुल रहमान को दोबारा से मुकाबले का एहसास दिलाया। बहारी ने हया के कज़न को कहाँ देखा ये वो आयशे से बाद में पूछेगा, मगर पहले उससे अब्दुल रहमान के मुतालिक हया की राय जाननी चाहिए। तो वो फ़ौरन बोली, ये सच है, उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। तब वो बहारे के सामने से उठ गया। वो ज़्यादा देर रुकेगा तो बहारे समझेगी। अब्दुल रहमान ने उसे माफ़ कर दिया, जबकि वो आयशे की तरह उसे भी ये तासुर देना चाहता था
कि वो अफ़की इतनी जल्दी बुलाने वालों में से नहीं है। तब बहारे ने उससे पहेली लिखने वाले की बाबत पूछा। वो ज़रा चौंका, फिर लाइल्मी ज़ाहिर की, मगर उसकी अगली बात ने जिहा को वाक़तन चौंका दिया। उससे क्यों नज़रअंदाज कर दिया कि जो बॉक्स उससे बहारे को दिया था और वो जो हया को दिया था, दोनों की पहेलियों की लिखाई का अंदाज़ एक सा था। जबकि एक मेजर अहमद ने दी थी और दूसरी अब्दुल रहमान ने। दोनों का एक सा नहीं होना चाहिए था। हया ने महसूस कर लिया तो आयशे ने भी कर लिया होगा। अब्दुल रहमान का असल तारुफ मेजर अहमद आयशे को नहीं पता चलना चाहिए। शाम में वो आयशे के पास बिलखसूस इसी मकसद के लिए आया, मगर हया ने उसके सामने किसी मेजर का तस्करा नहीं किया था। वो मुतमईन हो गया। फिर हया लाने पे पूछा। बहारे कह रही थी कि हया का कज़न काफ़ी हैंडसम है। तुम तो इस दफ़ा उसे साथ नहीं लाई थी जब मैं हया से मिलने आया था। फिर बहारे को कैसे पता चला? आयशे का चेहरा हफ़्फ़त से गुलाबी पड़ गया। नहीं, वो दरअसल हया ने उससे कहा था कि उसकी अपने कज़न से शादी हो चुकी है, तो बहारें मुझसे बार-बार पूछती थी कि उसका कज़न कैसा है। मैंने कह दिया कि बहुत अच्छा है। जो सच था वो ही कहा। वो ज़रा गड़बड़ाकर सर झुकाए लकड़ी को छेदने लगी। थैंक यू आयशे, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं कभी तुमसे कोई और फेवर मांगूँ तो तुम क्या दोगी? बिना किसी तासुर के उसे संजीदगी से पूछा। आयशे ने सर उठाकर उसे देखा, चंद लम्हे देखती रही, फिर गर्दन अस्वाद में हिला दी। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, मगर तुम्हें करना चाहिए। फिर जैसे वो कुछ और कहते कहते रुक गई और सर झटक कर दोबारा से काम करने लगी। वो यकीनन मोतियों के बारे में पूछना चाहती थी, मगर क्या फ़ायदा। फिर एक रोज़ उससे हया को मेजर अहमद की तरफ से फ़ोन भी कर लिया। उसकी बातों से उसे नहीं लगा कि वो बॉक्स के अब्दुल रहमान की तरफ से होने के बारे में जान चुकी है। उस रोज़ वो ज़रा झुंझलाई हुई थी। शायद वो तंग आ गई थी। चलो खैर, जल्दी या बदेर ये खेल ख़त्म होने वाला था। चंद रोज़ उसी रूटीन में गुजर गए। सुबह होटल ग्रैंड और दोपहर की फेरी लेकर इस्तांबुल आ जाना। तईब हबीब वापस इस्तांबुल आ चुका था और उससे बार बार की मदखलत शुरू कर दी थी। जो वादे किए थे पूरे करो। वो जवाब में उसे टाल नहीं रहा था, मगर सिर्फ थोड़ा सा वक्त मज़ीद मांग रहा था। अपनी जगह तईब हबीब भी ठीक था। उसकी ज़िंदगी इस्तांबुल में तंग हो चुकी थी। उसके दुश्मन अब्दुल रहमान के दुश्मन नूर से था ज़्यादा थे, मगर वो क्या करता। हर चीज़ उसके हाथ में ना थी। सारे अहकामात पीछे से आते थे। सो वो तईब हबीब को झिड़क कर खामोश करवा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तईब बकता जगता मगर फिर खामोश भी हो जाता। वो अब्दुल रहमान को इनकार नहीं किया करता था। अपने गुस्से का इजहार कर देने के बाद बस भाई भी इख्तियार कर लिया करता। उसको मालूम था कि उसकी बका अब्दुल रहमान के साथ में है, उसकी दुश्मनी में नहीं। चंद रोज़ बाद उसे एहसास हुआ कि हया को अपने फ़ोन में उसके ट्रेसर के बारे में इल्म हो गया था, क्योंकि उस रोज़ जब वो अचानक से बर्गर किंग आई तो वो ज़रा हैरान हुआ। वो चाहती थी कि आज वो दोनों मिलकर इस्तिकलाल स्ट्रीट को चलते चलते ख़त्म कर लें। वो काम छोड़कर बाहर आया और साथ में अपना फ़ोन भी चेक किया। उसका रिसीवर उसे बता रहा था कि ट्रेसर सुभाजी में ही है, जबकि हया का फ़ोन उसके हाथ में ही था। अच्छा, तो उससे ट्रेसर फ़ोन से निकाल लिया था। शायद इसीलिए उससे सुबह मेजर अहमद के नंबर पे टेक्स्ट किया था कि वो कोई ख़ास बात करना चाहती है। जिहान ने सोचा था कि फ़ारिग होकर उसे कॉल करेगा, मगर फरागत से कबल ही वो खुद आ गई थी। वो दोनों हल्की-फुल्की बातें करते इस्तिकलाल स्ट्रीट में आगे बढ़ने लगे। जिहान को याद था जब हया का जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ने पे वो उसके डॉर्म के बाहर खड़ा रहा था, तब उससे उसे टाइम्ड कॉल की थी। शायद उसकी मौजूदगी में कॉल आने पे हया उसे अपना ये मसला बता दे। वो जूस लेने एक कैफ़े में गया और कॉल का टाइम सेट करके जूस लिए बाहर आया। उससे रिकॉर्डिंग नहीं लगाई थी। जब हया कॉल उठाएगी तो राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। वो समझेगी दूसरी जानिब से काट दिया गया है। वो सुनना चाहता था कि इस कॉल की वो क्या वजाहत देती है। वो दोनों अब गली में काफ़ी आगे तक बढ़ गए थे। हया ने उससे लंदन जाने का पूछा ज़रूर, मगर खुद उसका अपना इरादा ब्यूक में रहने का था। मैं अपनी दोस्तों के साथ ब्यूक अदा में रहना चाहती हूँ, वो बेनियाज़ी से शान उचका कर कहती चल रही थी। इस रोज़ भी उसे स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। जो वो चाहता था उससे कभी हया से नहीं कहा, फिर भी वो हो गया था। इससे आगे वो क्या चाहता था, बस इतबार का एक रिश्ता। जब वो पैदा हो जाएगा तो वो उसे खुद से बता देगा कि वो इन जन्नत की पत्तों में कितनी खूबसूरत लगती है। अभी जिहान ने उसको एक ट्रिक दिखाकर अखबार तय करके पकड़ा ही था कि हया का मोबाइल बज उठा। हया ने फ़ोन निकाल कर देखा, फिर कॉल काट दी। मेजर अहमद की कॉल थी, कुछ काम था उनसे। वो सरसरी से अंदाज से बोली और उसे समझ में नहीं आया वो उसको क्या कहे।
वो इतनी साफ गोई से बता देगी उसे तवक्का नहीं की थी। उसके पूछने पे हया ने बस इतना बताया कि मेजर अहमद कौन है, मगर आगे पीछे कुछ नहीं। सच बताने और इतबार करने में बहुत फ़र्क होता है। उनके दरमियान सच बोलने का ताल्लुक कायम हो चुका था, मगर इतबार का शायद नहीं। ना उसने हया को खुद से अपने बारे में सब सच बताया था, ना ही हया ने उसे वो तमाम वाक़यात बताए थे जो उसके साथ पिछले चंद माह से हो रहे थे। जब वो वापस चली गई तो वो रेस्टोरेंट आ गया। उसका दिल मुतमईन था भी और नहीं भी। हया ने उससे झूठ बोला नहीं, मगर उस पर इतबार भी नहीं किया। वो लंदन भी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो ब्यूक अदा में रहे, ये वो नहीं चाहता था। मगर जब दोनों के दरमियान इतबार का रिश्ता था ही नहीं, तो वो किस मान पे उससे कुछ मनवा सकता था। वो तुर्की सिर्फ जिहान के लिए आई थी, वो जान गया था। अब वो उसको यहाँ से सिर्फ अपनी वजह से ही भेज सकता था। तभी हया का फ़ोन आने लगा। उससे कॉल काट कर खुद फ़ोन किया। ये पहली दफ़ा था जब हया ने खुद उससे बात करनी चाहिए थी। ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि अब वो उसे बता रही थी कि उससे जिहान से मेजर अहमद का तस्करा किया था। क्यों? आपने क्यों बताया? वो यही जानना चाहता था। शोहर को इल्म होना चाहिए कि उसकी बीवी किससे बात करती है। उसके जाकर कहने पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब वो उसे वो बातें बता रही थी जो उससे अदलार में अब्दुल रहमान और तईब हबीब के बारे में सुनी थी। वो तहम्मुल से उसकी सुनता और फिर उसे समझाता रहा। उसे सिर्फ ये जानने में दिलचस्पी थी कि हया ने ये सारी बातें किससे सुनी थी। किस बात के जवाब में वो मैंने सुना है कि कह रही थी कि जिहान ने उसकी बात काटी। किससे सुना है? इतनी तेज़ी से पूछने पे वो बेख्तियार किया उठी। कुबरा खानम से अदलार में। तो ये कुबरा खानम थी। आयशे से उनकी अच्छी सलाम दुआ थी। उनका बेटा होटल ग्रैंड में एक मामूली सी मुलाजमत करता था। उन खातून से तो वो ज़रा वापस जाकर निपटेगा। अभी उसे हया के जहन से इस ख्याल को निकालना था। जो भी था वो मेजर अहमद पे भरोसा करती थी। उस रोज़ पहली दफ़ा उससे हया ने पूछा था कि वो जन्नत के पत्ते किससे कहता है। जवाब में वो उसे वो सब बताता गया जो उससे अली करामत की मम्मी से बचपन में सुना था। वो अधूरी पूरी बातें, वो नर्म सा एहसास, वो दिल में उतरते लफ्ज़, वो हर चीज़ दोहराता गया। यहाँ तक कि वो कह उठी, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें करते हैं। हाँ, काश वो उससे बता सकता कि उसने इस अच्छे इंसान को कब-कब और क्या-क्या उठाकर दे मारा हुआ है। व्यू कदा के साहिल पे लहरें पत्थरों से सरपटक रही थीं। उनका शोर उस ऊंचे सफ़ेद कसे उस्मानी के अंदर तक सुनाई दे रहा था। महफिल अंधेरे में डूबा था, सवाए उसकी स्टडी के जहाँ वो कुर्सी की पुर्ज से सर टिकाए बैठा था। सामने लैपटॉप की चमकती स्क्रीन पे वो पैगाम खुला था जो उसके अपनों की तरफ से आया था। उसका काम अदलहार में आखिरी मराहिल में था। ताश के पत्तों के घर का आखिरी मरहला, फिर उसे रूपोश हो जाना था। कुछ अरसा रूपोश रहकर वो दोबारा इस्तांबुल आएगा, एक आखिरी काम निपटाएगा और फिर वापसी, अपने मुल्क वापसी। जब से उससे मेल पड़ी थी वो अंगूठियाँ और ग्लासेस उससे अलहदा करके मेज़ पे रखती थी। और इस सिगरेट नोशी, इससे भी उसको जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। अब अब्दुल रहमान पाशा को छोड़ने में कम वक्त रह गया था। उसके सर का दर्द वैसा ही था और बहुत सोचने के बायस असाबी दबाव भी महसूस हो रहा था। जर्मनी में उससे 15 जून के बाद की एक तारीख भी अपनी सर्जरी के लिए ले ली थी। डॉक्टर ने उसे उम्मीद दिलाई थी कि ऑपरेशन की कामयाबी का चांस उतना ही है था जितना नाकामी का। चूँकि वो ब्यूक अदा से पैकअप करने से कल ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इससे उससे तारीख बात की ली थी। ये उसके काम का आखिरी मरहला था। इंडिया में आखिरी मरहले में सब कुछ बिगड़ गया था। आखिरी मरहले पे उसके दोस्त से जिसके पास वो मदद के लिए गया था उसको पकड़वा दिया था। सर का दर्द हमेशा उसे उस दोस्त की याद दिलाता था। उससे जिहान के साथ अच्छा नहीं किया था। लोग बाज़ दफ़ा आपके साथ बहुत बुरा कर जाते हैं, इतना बुरा कि बस। तमाम सोचों को ज़हन से झटक कर उससे फ़ोन उठाया और एक्सचेंज स्टूडेंट का नंबर निकाला। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ARP। मुख्तसर पैगाम लिखकर उसे हया को भेज दिया। जब वो जवाब देगी तो वो उसको बर्गर किंग पे बुलाएगा। वहाँ पाशा बे को भी वो बुला लेगा। उसे पता था कि हया को वो मंजर कैसे दिखाना है। जब वो अपने शोहर को उस गुमशुदा से शहजादे के साथ देखेगी तो जिहान का काम आसान हो जाएगा। या तो वो जान लेगी कि वही अब्दुल रहमान है, या फिर वो उसे तईब हबीब का दोस्त समझेगी। दोनों सूरतों में वो उससे दूर हो जाएगी। भले तुर्की से ना जाए, बस इस्तांबुल से चली जाए। बाद में हमेशा की तरह वो माजरत करने उसके पास चला जाएगा और उसे मना लेगा। मगर वो वीडियो
उससे गहरी सांस लेकर मोबाइल रख दिया। वो वीडियो अभी तक लॉकर में थी। अगर वो जाने से कबल उसे नहीं निकाल पाती तो वो वीडियो वापस रख लेगा। आया, ये सब 9 जून से 15 जून तक के वक्त में सेटअप करना होगा, अभी नहीं। वो रेस्टोरेंट आया तो तैयब हबीब उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके मुतालबे वही थे और जिहान का रवैया वैसा ही था। चंद दिन इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारी फैमिली को बाहर भिजवा दूंगा। मैंने बात की है, बहुत जल्द सब कुछ सेटल हो जाएगा। वो बेतासुर लहजे में कहते हुए रजिस्टर चेक कर रहा था। आज पाशा बी ने जवाबन गुस्सा नहीं किया, ना ही उसे लान तान की। बस इतना कहा, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरा काम जल्द अज जल्द कर दोगे। जिहान पे, आखिर फैमिली सबके लिए अहम होती है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उसके आखिरी अल्फाज पे जिहान ने निगाह उठाकर उसे देखा। पाशा बे ने कोट का कॉलर दुरुस्त किया और अलविदाई मुस्कुराहट के साथ पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शायद ये वो सिर्फ धमकी दे रहा था। वो उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता था, ऐसे ही उसे धमकाना चाह रहा था। जिहान सर झटक कर काम करने लगा। इंसान का अपनी इनफरादी सलाहियतों पे हद से ज़्यादा एतमाद बाइस दफ़ा उसे दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने पे मजबूर कर देता है। उसके साथ भी यही हुआ था, मगर अभी वो ये नहीं जानता था। शाम में वो मामूल के मुताबिक रेस्टोरेंट के किचन में खड़ा गोश्त काट रहा था जब उसका मोबाइल हल्के से बजा। वो टोन से समझ गया कि पैगाम किसकी तरफ से था, मगर उसने फ़ोन जेब से नहीं निकाला। करीब ही उसके 2 शेफ काम कर रहे थे। एक तो पुरानी वर्कर थी, मगर दूसरा तुर्क लड़का नया था। उसको जिहान ने हाल ही में रखा था। वो जानता था कि वो तुर्क एजेंसी का है और सिर्फ उसकी जासूसी के लिए यहाँ काम कर रहा है। उसको रखने का ये फ़ायदा था, क्या वो अपनी मर्ज़ी की बातें तुर्कियों तक पहुँचा सकता था। ट्रिपल एजेंट बनकर काम करना इस तरह और भी ज़्यादा आसान था। उससे हाथ साफ किए, गोश्त रखा और खामोशी से बाथरूम की तरफ चला गया। अंदर आकर उसे दरवाज़ा बंद किया और पैगाम खोला। चंद लम्हों में उससे पैगाम को डिकोड किया और फिर जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया। वो लड़का, उमर, वो नहीं रहा था। उसे किससे मारा, कब और कहाँ मारा, कुछ मालूम ना था। वक्त जैसे एक दफ़ा फिर बरसों पहले के अंताकिया में पहुंच गया था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी खोद रहा था, वो मिट्टी जिससे आज भी खुशबू आती थी। क्या उमर को दफन होने के लिए मिट्टी मिली होगी, या उसे खुद वो मिट्टी मिल पाएगी। उसके दिल में तकलीफ उठ रही थी, शदीद तकलीफ। उसने फ़ोन जेब में डाला, टूटी खोली और सिंक पर झुककर चेहरे पे पानी के छींटे मारे। फिर सर उठाकर आईने को देखा। शिद्दत जब्त से उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। दादा कहते थे कि मोमिन के लिए दुनिया कैदखाना होती है। वो ठीक ही कहते थे। इस वक्त बर्गर किंग एक कैदखाना ही था। वो सारा काम छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था। वो बोस्फोरस के किनारे बैठकर ढेर सारा रोना चाहता था। अगर दादा होते तो कहते फौजी रोया नहीं करते। काश वो उनसे पूछ सकता कि अगर फौजी का दिल दर्द से फटने लगे और जैसे सारे जिस्म में टूटे कांच उतरने लगी, तो फिर वो क्या करे। क्या दुनिया में रोने से बेहतर दवा भी कोई होती है। सलाम, जिहान कहाँ है? बुलंद आवाज़ से उथल-पुथल सांसों के दरमियान वो बाहर कहीं पूछ रही थी। जैसे वो दौड़ कर आई थी, जिहान ने होले से नफ़े में सर झटका, तौलिए से चेहरा खुश्क किया और नम आंखें रगड़ता बाहर आया। वो फ्रीडम फोटेला के स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए आई थी और अब वो चाहती थी कि वो भी उनके साथ चले। जिहान उससे नज़रें मिलाए बगैर सर झुकाए गोश्त के टुकड़े का उठाने लगा। कन अक्कियों से वो देख रहा था, याया ने निकाब ले रखा था। उसके निकाब के अंदाज से साफ जाहिर था कि उससे नया नया निकाब लेना सीखा है, मगर फिर भी निकाब नेट था। उससे क्या हो गया था, वो इतना बदल कैसे गई थी। वो भी एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से। मगर ये तब्दीली कितनी अच्छी लगती थी उसमें। अभी वक्त नहीं था इस खुशी को जीने का, अभी और मौका था। दिल में कुछ मर सा गया था। हया बोल रही थी मुसलसल, और वो कन अखियों से सिर्फ उसे नहीं बल्कि पीछे काम करते अपने नए शेफ को देख रहा था, जिसकी ड्रेसिंग बनाते हाथ जरा सुस्त पड़ गए थे। बच्चा जरा कच्चा था, मगर उससे कच्चा काम नहीं करना था। यहाँ कही गई एक एक बात कहीं और भी पहुंचाई जाती थी। और ये पागल लड़की तुर्क फौज के कारिंदे के सामने उसे कह रही थी कि वो फ़लस्तीनियों की हमायत करे। को की तरबियत के मुताबिक वो कभी किसी मुतनाज़ा हंगामे वाली जगहों पर नहीं जाता था। कोई और मौका होता तो वो भी हया को मना कर देता, मगर पीछे खड़ा लड़का सब सुन रहा था। तुर्क फौज बेहद सेकुलर किस्म की फौज थी, जहाँ अब्दुल्ला कुल और तैयब अर्दगान की हुकूमत को मॉडर्न मौलवियों की हुकूमत कहा जाता था। वहीं तुर्क फौज अपने दीन से बेहद मुतसाद व ख्यालात रखती थी और अपनी बीवी को मुतमईन करने के लिए
वो तुर्कियों की गुड बुक्स से निकालना नहीं चाहता था। नतीजतन वो लड़का तो पुरसुकून हो गया, मगर हया पिछली कई बार की तरह एक मर्तबा फिर उसको और उसके रेस्टोरेंट को जहन्नुम में भेजकर गुस्से से वहाँ से चली गई। वो उसके पीछे नहीं गया, उसका मूड पहले ही बहुत ख़राब था। वो वहीं खड़ा खामोशी से काम करता रहा। काम उससे करना था, क्योंकि हया की तरह वो मूड ख़राब होने पे दो चार चीज़ें हाथ मार कर गिराते हुए हर किसी को जहन्नुम में भेजकर कहीं दूर नहीं जा सकता था। यकीनन इस मामले में वो काफ़ी खुशकिस्मत थी। पूरी रात वो बेहद डिस्टर्ब रहा। फिर सुबह सब कुछ ज़हन से झटक कर वो घर से निकल आया। फेरी उससे कदी कोई से पकड़नी थी, कदी कोई शहर की एशियन साइड की बंदरगाह थी, और सुभांजी भी एशियन साइड पे वाक़या थी। सो वो मुँह अंधेरे उससे मिलने चला गया। वो झील के पास बैठी थी, किताबें सामने फैलाए वो जैसे काफ़ी देर रोती रही थी। उसे वो इख्तियार वो रात याद आई जब जिंजर ब्रेड हाउस टूटा था, और वो तब भी ऐसे ही रो रही थी। उसे एक लम्हे को इस लड़की पे बहुत तरस आया, जिसकी ज़िंदगी उससे इतनी मुश्किल बना दी थी। उसके साथ चांदी के पानी जैसे झील के किनारे बैठे वो बहुत देर तक उसे इधर उधर बहुत कुछ समझाता रहा। उसे ख्वाब नहीं दिखाना चाहता था, सो हकीकत में रहकर मुस्तकबिल के हवाले से बातें कर रहा था। उठने से कब्ल उससे फिर से लंदन चलने का मूड हो तो बताना, कहा था कितना ही अच्छा हो कि वो मम्मी के साथ लंदन चली जाए, फिर बाद में एक दो रोज़ के लिए अपनी क्लियरेंस करवाने बेशक आ जाए, मगर अपना आखिरी महीना वो इस शहर में ना गुजारे। उस रोज़ उसे लगा था हया उसको उसकी गैर मुतवक्का फितरत के साथ कबूल करने पे राज़ी थी, मगर एतबार वो अभी तक उन दोनों के दरमियान नहीं कायम हुआ था। वो रूठने और मनाने से आगे नहीं बढ़े थे। जिस रोज़ उसके इम्तिहान ख़त्म हुए, उससे अगले दिन वो प्यू कर आ गई थी। ये आयशे ने उसे बताया था, क्योंकि उसका ट्रेसर सिर्फ सुबहान जी में पड़ा रहता था। उसे दोबारा उसको ट्रेस करने की खुद ही कोशिश नहीं की, ये इतना ज़रूरी नहीं था। 11 जून की रात वो मम्मी के साथ उनकी पैकिंग करवाने में मसरूफ़ था, जब मम्मी ने हया के बारे में पूछा, क्या वो हमारे साथ जाएगी? पता नहीं, आपकी भतीजी कहाँ अपना प्रोग्राम हमें बताती है। उससे शाह ने उचकाकर लापरवाही से जवाब दिया था। फिर उससे सोचा वो हया से पूछ ही ले कि उसका क्या प्रोग्राम है। वो अपना आखिरी महीना इस्तांबुल में नहीं तो किधर गुजारेगी। यही सोचकर उससे मेजर अहमद की तरफ से उसे बस कैसी हैं आप लिख कर भेजा दिया। पता नहीं वो कैसी थी। पूरे 10 दिन उससे हया को नहीं देखा था, ना ही कोई बात हुई थी। मुझे जन्नत के इन पत्तों ने दुनिया वालों के लिए अजनबी बना दिया है, मेजर अहमद। उसके जवाब में बहुत टूटापन, बिखरापन सा था। शायद वो रो रही थी। वो उसकी आदत को इतनी अच्छी तरह से जानने लगा था कि उसके अंदाज से वो उसके मूड का अंदाज़ा कर लिया करता था। वो मोबाइल लेकर किचन में आ गया और बहुत सोचकर एक ऐसा जवाब लिखा जो इस वक्त उसे तसल्ली दे सके। यकीनन उसके निकाब पे किसी ने कुछ कह दिया होगा और वो दिल छोड़कर बैठी थी। ऐन मुमकिन था वो कहने वाले को हाथ में आई चीज़ भी मार चुकी हो, या कम से कम उसे जहन्नुम तक पहुंचा चुकी हूँ। पता नहीं उसकी तसल्ली हुई या नहीं, मगर उसका मज़ीद कोई टेक्स्ट नहीं आया। सुबह वो ब्यू कदा नहीं किया, क्योंकि आज हफ्ता था। वो चाहता था हया के हवाले से कुछ तय कर ले, मगर तभी काम के दौरान उसको जवाहिर मॉल के लॉकर से कार्ड का पैगाम मौसूल हुआ। एक लड़की जो स्याह अबाया में थी 2 नंबर लॉकर से कुछ लेकर गई है। ग्रेट। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठा। उसे मालूम था उसे क्या करना है। इससे पहले वो सिसली से वापस सोभान जी जाती, वो अब से और पाशा ने दोनों को अपने रेस्टोरेंट पहुंचने का कह चुका था। पाशा बेगम मसखन करीबी था, सो वो हया से पहले पहुंच गया। क्या मेरा काम हो गया? पेंट्री में जाकर उससे पहली बात यही पूछी थी। नहीं, उसमें अभी कुछ वक्त है। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? वो जैसे सिच हुआ था। फिर क्यों मिलना चाहते थे? होटल ग्रैंड के बारे में कुछ बात करनी थी। उससे पेंट्री का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। अपने पुराने शेफ को वो समझा चुका था कि उसे किस तरह से हया को पिछली तरफ भेजना है। अब पाशा बे को होटल के मामलात के बारे में बताता। वो कन आँखियों से उस रोशनदान को देख रहा था जो उससे खोल रखा था। वो आएगी तो उसे सामने शेल्फ के चमकते शीशे में रोशनदान का अक्स नजर आ जाएगा। तब वो उनकी बातों से जान जाएगी कि दोनों के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा है। हस्बे का पाशा बे जल्दी होटल ग्रैंड की बात खत्म करके अपने काम की तरफ आ गया, और तभी वो उसे रोशनदान के अक्स में नजर आई। वो जैसे झटक कर रुक गई थी। वो बिना जाहिर किए अपने मखसूस अंदाज से बात कहे गया। उसे मालूम था कि हया अंदर नहीं आएगी। अगर उसे दरवाजे पर दस्तक दी या घंटी बजाई
तब वो फ़ौरन उसे जाने का कह देगा। वो ज़बरदस्ती तो अंदर नहीं आना चाहेगी, मगर जो हुआ वो उसके गुमान में भी नहीं था। तुम्हारी बीवी बाहर खड़ी है जिहान, उसे अंदर नहीं बुलाओगे? जैसे ही बादशाह बे की नज़र उस पे पड़ी, वो मुस्कुराकर बोला। जिहान को लगा किसी ने पेंट्री का सारा सामान उस पर उलट दिया हो। वो कैसे जानता था हया को? ये नामुमकिन था। वो उसे जिहान की दोस्त कहता तो इतना शशदर न होता, मगर जिहान की बीवी, उससे कैसे पता चला? इस बात का तुर्की में तो कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं था। फिर और अब उसे हया के बारे में और भी बहुत कुछ बता रहा था। सुभानजी एक्सचेंज स्टूडेंट, डोम नंबर, वो सब जानता था। उनकी मुलाकात भी हो चुकी थी। हया ने अस्बात में गर्दन हिलाकर तस्दीक की, मगर वो उन्हीं बेयकीन नज़रों से उसे देख रही थी। अगर वो दोनों मिल चुके थे तो पता नहीं उससे हया को क्या क्या बताया होगा। सब कुछ उलट हो गया था। उससे पाशावी को वाकई अंडर एस्टिमेट किया था। उससे बेख्तियार पाशावी को गिरबान से पकड़ लिया। अगर वो उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का सोचेगा भी तो वो वाकई उसे जान से मार देगा। हस्बे आदत तईद हबीब पाशा की मुस्कुराहट सिमटी। वो झाग की तरह बैठ गया। उसे उसकी बीवी से गर्ज ना थी, बस काम से थी। उसके जाते ही वो हया की तरफ पलटा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दीमत ने ठीक कहा था, बास बातें स्याह को सबाक के बगैर पेश की जाएं तो हीरो को विलन बना देती हैं। वो उसका एतबार खो चुका था। हया ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो फौरन वो जगह छोड़कर चली गई। वो उसे तुर्की से भेजना चाहता था, मगर इस तरह नहीं, मुझसे पसंद करके नहीं, खुद को बेइतबार करके नहीं। सब कुछ उलट गया था। बहुत दफ़ा मंसूबे उल्टे पड़ जाते हैं। कोई भी इंसान मास्टर प्लानर नहीं हो सकता। वो भी नहीं था। दीमत की बात पूरी हुई। वो शोहर से बदसन होकर उससे दूर चली गई। उससे हया को बहुत फ़ोन किया, मगर उससे जिहान की कोई बात नहीं सुनी। वो चली गई और जैसे बास्फोरस का पानी खामोश हो गया, सुरमाई पगले उड़ना छोड़ गए, ट्यूब्स मुरझा गए और जैसे सारा इस्तांबुल उदास हो गया। वो चली गई और अपना ट्रेसर सुभानजी के ड्रॉम में ही छोड़ गई। ऐसा उससे कभी नहीं चाहा था, मगर ऐसा हो गया था। दीमत की बात पूरी हुई थी। हया के जाने के बाद अम्मी और अब्बा भी रवानगी के इंतजामात मुकम्मल थे। मम्मी मजबूर हो रही थी। वो अपने काम अकेले देख सकती थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे ही गुजारी थी। सो वो इस्तांबुल में अपना काम मुकम्मल करके जर्मनी जाने का इरादा कर रहा था। ये रूपोशी के दिन थे और इन दिनों में वो सर्जरी करवा लेना चाहता था। 2-3 हफ्ते बाद उसे फिर से तुर्की जाना पड़ सकता था, शायद एक आखिरी काम के लिए। उसके बाद तुर्की के बाप को उसकी ज़िंदगी से निकल जाना था। जर्मनी आने से कबल वो तैयब हबीब पाशा से आखिरी दफ़ा मिला था। उसकी तमाम चीज़ें उनके हवाले करने के से कबल उससे सिर्फ एक बात पूछी थी। तुम मेरी बीवी को कैसे जानते हो? मुझे सिर्फ सच सुनना है। और तईब हबीब ने सच बताने से इनकार नहीं किया। वो उसे कभी इनकार नहीं कर सकता था। उसके बाकौल उस रात जब वो बर्गर किंग के दखली दरवाजे के साथ वाली मेज़ पे चेहरे के सामने अखबार फैलाए बैठा था, तो उससे उन 2 लड़कियों की गुफ्तगू सुनी थी जो वहाँ खड़ी थीं। स्याह स्कार्फ वाली लड़की दूसरी को अपनी उंगली दिखाते हुए जिहान सिकंदर से अपनी मंगनी और शादी का जिक्र कर रही थी। इसलिए वो उनके पीछे गया कॉफ़ी शॉप तक, मगर वो डर गई और स्ट्रीट में उसके आगे भागती वापस बर्गर किंग तक आई। उसे अंदाज़ा था कि वो स्क्वायर तक ज़रूर आएंगी, सो वो वहीं उनका इंतज़ार करता रहा। जब रात 1:30 बजे वाली बस उन्होंने स्क्वायर से पकड़ी, तो उससे उनका यूनिवर्सिटी कैंपस तक पीछा किया और अगले रोज़ उससे एक जानने वाले से कहकर वो तमाम मालूमात निकलवा ली जो वो हया के मुतालिक यूनिवर्सिटी से निकलवा सकता था। उससे तैयब को उसके डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फिर खदा जाकर आने को बिलाहिर वो खबर सुना दी जिसका इंतज़ार करते उन्हें 1 डेढ़ बरस बीत चुका था। उनका बेटा मिल गया था। वो ईरान में था और उसके कुछ दुश्मन इस्तांबुल उसकी वापसी की राह में रुकावट बने हुए थे। इतने अरसे बाद पहली दफ़ा तैयब हबीब ने अपनी माँ को फ़ोन किया। आने खुशी और तशक्कुर से बेहाल थी। जब तैयब हबीब ने चाहा कि वो तीनों अब उसके पास ईरान चले आए, तो आने बाहोशी राज़ी हो गई। अब आयशी की बारी थी। आने ने अपने तौर पे और जिहान ने अपने तौर पे उसको साथ चलने के लिए कहा। वो सब्र शुक्र वाली लड़की थी। वो जानता था कि वो समझ चुकी है कि वो वक्त आन पहुंचा है जब इस मसनूई रिश्ते की डोर टूट जाएगी। अब्दुल रहमान उनकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और वो एक दफ़ा फिर एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहेंगे। आयशा ने सब्र कर लिया। सारी असलियत दिल में दबाकर वो रवानगी के लिए पैकिंग करने लगी। वो बहारी को रोने और आयशा की चुप से अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब हुआ था। ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसकी वजह से उसका कॉन्टैक्ट
सईद हबीब इधर नहीं रह सकता था। आयशा और बहारी को अब्दुल रहमान को बुलाने के लिए एक अरसा लगेगा। उसके बाद वो सारी ज़िंदगी किसी अजनबी पे एतबार नहीं कर सकेंगी। वो अपने अंदर की बहुत सारी तलखी उनकी ज़िंदगियों में छोड़ कर जा रहा था, मगर वो क्या करता, यही उसकी जॉब थी। मम्मी को अभी तुर्की से जाने में चंद दिन थे, मगर उसका काम ख़त्म था, सो वो जर्मनी चला आया। जिस रोज़ उसकी सर्जरी मुतवक्का थी, उस रोज़ उससे हया को फ़ोन किया। वो उसे कहना चाहता था कि वो बीमार है, उसकी सर्जरी है, वो उसके लिए दुआ करे, मगर वो किसी और मूड में थी। उसे ज़्यादा फ़िक्र फ्लैश ड्राइव के पासवर्ड की थी। एक लम्हे को उसका जी चाहा कि वो उसे बता दे कि पासवर्ड पासवर्ड ही है, दुनिया का आसान तरीन पासवर्ड। वीडियो खोलते ही उसे कॉल बैक करेगी। वो आज ही ऑपरेशन टेबल पे जाने से कबल ही उसकी आवाज़ सुन लेगा, मगर वो ऐसा ना कर सका। अपनी कहकर उसे बहुत खुश लहजे में तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुसरदा सुनाया और फ़ोन रख दिया। बेहद इसरारी कैफियत में जिहान ने फिर से उसका नंबर डायल किया, मगर अब वो फ़ोन उठाने से भी इनकारी थी। वो जिहान से भी पसंद थी और वो अपने नंबर से कॉल करके किसी लंबी चौड़ी सफाई के मूड में ना था। सब बदतमीजी से उससे फ़ोन एक तरफ डाल दिया। ऑपरेशन से कब डॉक्टर ने आखिरी दफ़ा पूछा था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऑपरेट करवाना चाहते हो? वो उस वक्त ऑपरेशन टेबल पे लेटा था, अस्पताल के सब गाउन में मलबूस। उसका चेहरा भी बस मुर्दा सा लग रहा था। आखिरी दफ़ा उससे ऑपरेशन थिएटर की लाइट, छत और तैयार होते डॉक्टर्स और स्टाफ को देखा और सर हिला दिया। वो अपने रिस्क पर ये सर्जरी करवा रहा था। सारे सूदो सयां उसके खाते में ही लिखे जाने थे। जब एनेस्थीसिया देने एक डॉक्टर उससे करीब आया तो उसका जी चाहा वो उन्हें रोक दे। वो सर्जरी नहीं चाहता था, वो अंधा नहीं होना चाहता था, वो अपाहिज नहीं होना चाहता था, मगर अल्फाज से जैसे साथ छोड़ दिया। चेहरे पे मास्क लगाते वक्त उसका सारा जिस्म सुन पड़ गया। आंखें बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा था, जैसे स्याह मखमल का कोई पर्दा हो, जैसे बिना तारों की रात का आसमान। कितने घंटे गुजरे, कितने पहर बीते, वो नहीं जानता था। जब हसासिया लौटी तो पलकों से ढेर सारा बोझ सा उतरा। उसने धीरे से आंखें खोली। वो अस्पताल के लिबास में ही था, मगर कमरा मुख्तलिफ था। उसे पलकें चिपकाई, धुंधला मंजर वाज़िया हुआ। वो अब देख सकता था, क्या उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था। सिस्टर उसे जागते देखकर फौरन बाहर चली गई। उसकी वापसी उसके सर्जन के साथ हुई। हो गया? उसने डॉक्टर को देखते हुए लबों को जरा सी झंबिश दी। नहीं, हमने ऑपरेट नहीं किया। डॉक्टर उसके करीब आए और बताने लगे। तुम बेहोशी के दौरान बार बार कह रहे थे कि तुम्हें जाने दे, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद मैं ये ऑपरेशन नहीं कर सकता था। रिस्क फैक्टर तुम जानते हो। ओह, एक थकी हुई सांस लबों से खारिज करके उससे आंखें मूंद ली। तुम कुछ वक्त लो, खुद को ज़हनी तौर पे तैयार कर लो, फिर हम सर्जरी करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं। उससे अस्वाद में सर हिला दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने पे वो अपने होटल वापस चला आया। डॉक्टर ठीक कहता था, उसे यह खतरा मोल लेने से कबल खुद को मुकम्मल तौर पे राज़ी करना था। होटल के कमरे में बैठे उसने अपना तुर्की वाला नंबर ऑन किया और एक एक करके वॉइस मैसेज सुनने लगा, जो नंबर बंद होने पर कॉलर से रिकॉर्ड करवाए थे। चौथा मैसेज मम्मी का था। जिहान, क्या तुम शहर में हो? तुम्हारे अब्बा की तबीयत बिगड़ गई है, मैं उन्हें अस्पताल लेकर जा रही हूँ। वो एकदम सीधा होकर बैठा और जल्दी से अगला मैसेज खोला। जिहान, तुम्हारे अब्बा की डेथ हो गई है। उसे लगा किसी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया है। वो बिल्कुल सुन सा रह गया। मम्मी के मैसेजेस जगह बाद दीगरे फ़ोन पे चल रहे थे। मैं बॉडी लेकर पाकिस्तान जा रही हूँ, तुम जहाँ भी हो कोशिश करना कि जनाजे पे पहुँच जाओ। अल्फाज से ही अचानक उसकी माँ को उसकी कितनी ज़रूरत थी, वो कितनी अकेली होंगी, वो कितनी दुखी होंगी, सब बेहिसाब था। वो मुश्किल वक्त में उनके पास नहीं जा सका था, वो मुश्किल वक्त में कभी उनके साथ नहीं होता था। अब्बा चले गए और उनका आखिरी चेहरा भी नहीं देख सका। जिंदगी बाज़ दफ़ा हमारी मर्जी से ज़्यादा कुर्बानियाँ मांग लेती है। पाकिस्तान जल्द अज जल्द पहुँचना आसान ना था। उसकी आज़ादी की डोर किसी और के हाथ में थी। इजाज़त, प्रोटोकॉल, एहतियात और बाप के जनाजे के तीसरे दिन इस्लामाबाद पहुंच सका। अगर वो डीएक्टिवेट ना होता तो शायद तब भी ना पहुंच सकता। जब हया की दोस्त की डेथ हुई थी तब हालात फ़र्क थे, अब हालात दूसरे थे। उस रात जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो सबसे पहले उससे हया को कॉल की। वो उसके घर का रास्ता जानता था, मगर उसको पहले कब्रिस्तान जाना था। वो पिछली 3-4 रातों से मुसलसल हालत सफ़र में था और बामुश्किल सो पाया था।
सर दर्द भी वैसा ही था। उसे अपने बाप और दादा से मिले बगैर सुकून नहीं मिल सकता था। हया खामोश खामोश सी थी। उसकी हल्की गुरेज संजी थी, वो सब समझ रहा था। वो उसे कब्रिस्तान ले गई। अपने बाप और दादा की कब्रों के सामने पंजों के बल बैठे उसे बहुत से बीते लम्हों को याद करना चाहा। तल्ख बातें, कड़वे लम्हे, अधूरी यादें, पूरे दुख। वो घर आए तो हया ने उसे उसका कमरा दिखाया। वो जूतों समेत बिस्तर पे इस इरादे से लेटा कि अभी चाय पिएगा, फिर मम्मी के उठने का इंतजार करेगा। वो फजर भी उठेंगी तो उनसे मिल लेगा, मगर थकन और सर दर्द के बायस उसकी वहीं आंख लग गई। जब वो जागा तो दोपहर हो चुकी थी। साइड टेबल पे अभी तक चाय की प्याली रखी थी। हया उसके लिए फौरन चाय ले आई थी। इसका मतलब था उसकी हवकी इतनी नहीं थी कि वो उससे दूर न कर सके। वो फ्रेश होकर नीचे आए तो फुरकान मामू समेत सब वहाँ थे। हया घर पे नहीं थी। वो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे गई थी। हया और हया के शौक। फुरकान मामू और साइमा मुमानी उसे बातों बातों में काफ़ी सुना गए। उनके नज़दीक उसका रवैया काबिले मुसम्मत था। बेटा बाप के जनाजे पे ना पहुंचे, ऐसी भी क्या मसरूफियत। वो खामोश रहा। रात खाने पे फातिमा मामी ने उसका प्रोग्राम पूछकर बहुत अपनायत से कहा था, अलग अपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, यही घर है सबीन का। वो कितने ही दिन बाद पहली दफ़ा मुस्कुराया। वक्त कैसे बदलता है, लोग कैसे बदलते हैं, रिश्ते कैसे बदलते हैं। फातिमा मामी की ख्वाहिशी बजा थी, मगर उसे लगता था कि उसके नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं है। हाँ, शायद जब वो तुर्की के लिए नाकारा हो जाए तो कुछ अरसा यहाँ रह जाए, मगर अपने प्लान्स वो उन लोगों से कभी शेयर नहीं करना चाहता था। हया उससे वैसे ही खींची खींची रहती थी, कभी शॉपिंग के बहाने, कभी किसी और काम के लिए। वो उसको साथ ले जाता था, उससे हल्के-फुल्के अंदाज में बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो रिज़र्व ही रहती। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब वो अपने दिल की भड़ास निकालती है, मगर वो खामोश थी। हाँ, जब भी वो उसे देख रहा होता, वो महसूस करके चौंकती और फ़ौरन उसकी तरफ देखती, मगर उसके चौंकने और गर्दन मोड़ने तक वो निगाहों का ज़ाविया बदल चुका होता था।